Good evening class. In last video we have discussed our environment topic and we have covered lots of things in these chapters. Okay, so yesterday we have completed the most important and beneficial topic, that is various trophic level, and we have also discussed the food web and food chain, and we have also discussed what is the meaning of ecosystem and what is the meaning of environment. So many points we have discussed in 10th class. Okay, so in last video we have discussed the various trophic level, but today we are going to discuss some more factors of various trophic levels, how the trophic levels are generally affecting one level to another level. So before starting we have to clear that trophic level means they are the sequence of any food chain when one producers can be eaten by the consumers. Okay, इसका मतलब ये है कि suppose here is the producer, here is the producers generally कौन, producers means here plants. Okay, when producers is there in our environment, that time it is eaten by the consumer. Okay, consumer, and consumer means they are the plants or maybe animals, so these are called the consumers. And after that we have discussed that these consumers are also eaten by the different types of decomposers. Okay, decomposers. So what is the meaning of decomposers? Decomposers means they may be bacteria, maybe virus, maybe fungi, maybe microbes, and most of the organisms also. Okay, so first important topic we got that producers is generally eaten by consumers and consumers are also eaten by the decomposers. So that is called the various trophic levels. Why? Because their energy is also releasing from this part to this part and this part to this part also. Okay, so इसमें हमने ये देखा कि जो प्रोड्यूसर्स होते थे इनकी एनर्जी को कंज्यूमर्स टेक प्लेस करते हैं और कंज्यूमर की एनर्जी को डिकम्पोजर्स लेते हैं. ठीक है, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेकिंग द मोड ऑफ कंज्यूमर्स? जनरली कंज्यूमर्स आर थ्री टाइप्स. अब हम बात करते हैं कंज्यूमर की. कंज्यूमर्स जो है थ्री टाइप्स के होते हैं. सो फर्स्ट वन इज दैट प्राइमरी कंज्यूमर्स. ओके, प्राइमरी कंज्यूमर्स का मतलब क्या होता है? जनरली दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स टू टेकिंग देयर फूड मटेरियल एज अ ग्रासेस एंड प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स मटेरियल. सो दैट इज कॉल्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरी कंज्यूमर्स. ओके, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो ये होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स. जनरली सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जैसे हमने हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस हमने पढ़ा है. ठीक है, सेम हियर प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्सरी कंज्यूमर्स. ओके, सो यहाँ पे जो प्राइमरी कंज्यूमर्स है जनरली ये प्लांट्स को खाएंगे. प्लांट्स को खाने वाले कंज्यूमर को जनरली सेकेंडरी कंज्यूमर्स खाएंगे एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाने वाले टर्सरी कंज्यूमर्स खाते हैं. ओके, सो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो ग्रासेस जनरली ये प्रोड्यूसर्स को खाते हैं. ग्रास जो ग्रासेस होता है हमारा उसको खाने वाले ग्रासहोपर्स होते हैं. ग्रासहोपर्स को खाने वाले अलग, ठीक है, वो इंसेक्ट्स होते हैं. ठीक है, और भी बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं. अगर हम फूड वेब की भी बात करते हैं तो इनको फिर खाने वाले उनसे भी बड़े. तो इसका मतलब ये है कि प्राइमरी कंज्यूमर्स इज ऑल्सो ईटन बाय सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स इज ऑल्सो ईटन बाय टर्सरी कंज्यूमर्स. ओके, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. व्हाई? बिकॉज समटाइम्स हर्बीवोरस को कार्निवोरस खाएंगे. क्यों? क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी एनर्जी जो है इसमें ट्रांसफर होती रहती है. व्हाई? इफ दिस एनर्जी इज नॉट ट्रांसफर्ड इट मींस दैट देयर इज अ unflow of energy in the environment and some of the species may be get extincted. Okay, इनकी जो कोई एक species है वो धीरे धीरे extinct होते जाएगी, यानी खत्म होते जाएगी. So most important, when the producers are generally eaten by consumers, so consumers eat their food material in a three different stages. कुछ ऐसे consumers होंगे जो plants खाएंगे, कुछ ऐसे consumers होंगे जो plants को खाने वाले ऑर्गेनिज्म को खाएंगे, और कुछ ऐसे कंज्यूमर्स होंगे जो प्लांट्स और एनिमल्स जो दोनों खाते हैं उनको भी खाने वाले अलग ऑर्गेनिजम्स होंगे. ठीक है, तो सम कंज्यूमर जो होते हैं सिर्फ ग्रासेस वाले होते हैं, कुछ कंज्यूमर जो होते हैं सिर्फ वो फ्लैश खाते हैं, और कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जो ग्रासेस और प्लस फ्लैश दोनों खाते हैं. ठीक है, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी कंज्यूमर्स, एंड दिस ऑल द लेवल्स मेक ट्रॉफिक लेवल. ये सारे के सारे मिलकर एक ट्रॉफिक लेवल को बनाते हैं. Okay, so this is the most important and beneficial part. After that we have to discuss that what is the meaning of 10% law.
Okay, so 10% law is a very important topic for your board exams also, because this topic is also comes in 12th class also. ठीक है, so 10th क्लास में और 12th क्लास में सबसे ज्यादा 10% लॉ के बारे में पूछा जाता है. So what is the meaning of 10% law? 10% लॉ का मतलब होता है, सपोज हियर इट इज अ प्लांट्स. ठीक है, ये प्लांट्स है एंड मोस्टली प्लांट्स. ठीक है, एक मिनट, दिस इज प्लांट्स. प्लांट्स को खाने वाले कौन होते हैं? सपोज इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स या ग्रासहोपर. ग्रासहोपर को खाने वाले कौन होते हैं? सपोज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, सम ग्रेटर ऑर्गेनिज्म. ग्रेटर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, सो प्लांट्स को खाने वाले इंसेक्ट्स होंगे या तो ग्रासहोपर होंगे. ग्रासहोपर को खाने वाला फ्रॉग होगा, उससे बड़ा ग्रेटर ऑर्गेनिज्म, या फ्रॉग के अलावा कुछ और भी ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, द लिंडमैन, द ग्रेट साइंटिस्ट, told that when the plants producers are generally eaten by the consumers, that time the energy created in 100%, most of the time 90% energy is utilized by that plant. Okay, so अगर ये producers है और ये जितनी भी एनर्जी कंज्यूम करता है, that time plants uses 90% of energy and only 10% energy is released into the डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल. 90% एनर्जी जो है एब्सॉर्ब हो जाता है बाय द एक्शंस ऑफ प्लांट. ओके, आई हैव रिटन हियर 90% ऑफ टोटल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसर्स, इट इज यूटिलाइज्ड बाय प्रोड्यूसर. जो प्रोड्यूसर जो इसको बना रहा है, 90% एनर्जी खुद ही क्या करेगा, उसको यूटिलाइज कर लेगा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देमसेल्फ, इसके लिए, अपने आप के लिए. प्लांट्स जो होते हैं, जनरली प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर, बट दैट टाइम प्लांट्स यूजेस 90% ऑफ एनर्जी फॉर देमसेल्फ एंड इन देयर मेटाबॉलिक प्रोसेस. इनकी मेटाबॉलिक प्रोसेस के कारण 90% एनर्जी जो है इनमें एब्सॉर्ब हो जाती है. उसके बाद and remaining 10% energy reaches to the next trophic level. ठीक है, यहाँ पे प्लांट्स ने जो एनर्जी बनाई उसमें 10% जो था सिर्फ दूसरे ट्रॉफिक लेवल में गया और बाकी एनर्जी प्लांट्स खुद उसको एब्सॉर्ब कर लिया. दैट इज कॉल्ड द 10% लॉ. ओके, आफ्टर दैट इंसेक्ट्स में आए. इंसेक्ट भी क्या करेगा, 90% एनर्जी को इंसेक्ट क्या करेगा, डाइजेशन में, एसिमिलेशन में, बहुत सारे प्रोसेस में इधर उधर करके अपनी एनर्जी को एब्सॉर्ब कर देगा. मोस्टली 90% एनर्जी इसकी भी लॉस्ट हो जाएगी और सिर्फ 10% एनर्जी जो है उसके बाद दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाता है. दैट इज कॉल्ड द 10% लॉ. ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर जनरली यूज्ड टू डाइजेस्ट, they used to assimilation, they used to do different types of physiological process and metallurgical process. That time they use 90% of energy for themselves and rest 10% and it passes to the next trophic level, and that is called the 10% law. Most of the time the questions maybe arises that what do you mean by 10% law and who has given the 10%. So 10% law I told you, and this is the definition. So you all have to mention in your fair copy, and it is given by the scientist named Lindemann. Okay, Lindemann एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने 10% लॉ को दिया था. Okay, so apart from that we are going to discuss the meaning of pyramid. Depending upon the nature of plants, their producers, their consumers, their decomposers, trophic level is also behave like different types of activity. So here we are going to discuss what is the meaning of pyramid. Okay, so pyramid का मतलब होता है the most important part. So pyramid means there is a sequence of trophic level. Like here we are going to prepare a pyramid. It is the shape of pyramid. In this the first head topic is our producers. Okay, why? Because ये producers होते हैं and producers are generally they are habitual to produce different types of things in our environment, so they are called producers. producers को खाने के लिए वहां बैठे रहते हैं primary consumers. ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाने के लिए बैठे रहते हैं, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर्स. ओके, एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स को जनरली खाने के लिए बैठे रहते हैं टर्सरी कंज्यूमर्स. एंड आफ्टर दैट टर्सरी कंज्यूमर्स के बाद भी होते हैं क्वाटरनरी कंज्यूमर्स. सो ये जो ट्रॉफिक लेवल चलता चला जाता है, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी को हम ट्रॉफिक लेवल के नाम से जानते हैं. द सीक्वेंस ऑफ देयर ईटिंग हैबिटेट ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड एज ट्रॉफिक लेवल. इन दिस
the one organism is dependent on another, ठीक है। जैसे प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड है, प्राइमरी के ऊपर सेकेंडरी डिपेंड है, सेकेंडरी के ऊपर टर्सरी एंड टर्सरी के ऊपर क्वाटरनरी, ठीक है। अगर ये ट्रॉफिक लेवल नहीं होगा, सपोज इफ देयर इज अ लेस ऑफ प्रोड्यूसर्स, अगर प्रोड्यूसर्स नहीं होंगे तो ऑटोमेटिक ये जो स्पीसीज है ये क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। सपोज प्रोड्यूसर्स है, प्राइमरी है, लेकिन प्राइमरी को खाने वाले अगर सपोज यहाँ पे टर्सरी नहीं है, ठीक है, सो टर्सरी नहीं है तो ये इनकी स्पीसीज बहुत एक्टिवेट होगी, इनकी स्पीसीज काफी इनहांस होगी, काफी प्रोड्यूस होगी, लेकिन इनकी स्पीसीज खत्म हो जाएगी और इनकी भी स्पीसीज खत्म हो जाएगी। क्यों? बिकॉज क्वाटरनरी कंज्यूमर्स आर डिपेंडेंट ऑन टर्सरी, लेकिन जब टर्सरी ही नहीं है तो क्वाटरनरी को कैसे अपना फूड का, क्योंकि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ फ्लैश खाते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ ग्रास खाते हैं, और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो ग्रास और फ्लैश दोनों खाते हैं। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन ट्रॉफिक लेवल। सो ट्रॉफिक लेवल में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि इनके जो भी ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, दैट मेक्स द ट्रॉफिक लेवल इन अ सुटेबल मैनर एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिशियल फॉर अवर इकोसिस्टम ऑल्सो। ओके, if there is any disbalance of trophic level, our ecosystem will also affected by these types of organisms. Okay, so this is all about pyramid. Now next topic is our most important for your books, bioaccumulation. Bioaccumulation means some things when synthesized in our body, that is called bioaccumulation. Suppose we are taking by example also. Here, bioaccumulation means it is the gradual accumulation of substance such as pesticides, most important, or other chemicals in the organism is called bioaccumulation. क्या होता है जनरली? इट इज अ ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन मींस समथिंग स्टोर्ड या समथिंग सिंथेसाइज्ड, जो स्टोर होता है या सिंथेसाइज्ड होता है, दैट इज कॉल्ड द एक्यूमुलेशन ऑफ सबस्टेंस। सबस्टेंस में जैसे मे बी पेस्टिसाइड्स एंड मे बी अदर केमिकल्स, चाहे पेस्टिसाइड्स आए चाहे केमिकल्स आए, इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायो एक्यूमुलेशन। बायो एक्यूमुलेशन के फॉर्म में चाहे केमिकल्स बॉडी के अंदर आ जाए या चाहे पेस्टिसाइड्स आ जाए, उसी प्रोसेस को हम बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, सपोज इट इज अ प्लांट्स, ठीक है, ये प्लांट्स है। व्हेन यू प्रोवाइड एंड व्हेन यू थ्रो पेस्टिसाइड टू किल द स्मॉल इंसेक्ट which are sitting on the plants, that time that plants, the most of the important factor, the pesticides are generally mixed with the plants and then reaches into the soil. जब आप किसी भी पेस्ट को, कीड़े को मारने के लिए जब पेस्टिसाइड्स उसमें डालोगे, definitely the pesticide will insect डिजीज कॉजिंग जो होते हैं उनको खत्म करते हैं। तो उस टाइम पे मोस्ट ऑफ द पेस्टिसाइड्स आर जनरली स्टिक विद द प्लांट प्रोडक्ट्स एंड दे रीचेस इनटू द सॉइल। ये प्लांट्स के साथ साथ सॉइल में भी पहुंचते हैं। व्हेन एनी अदर ह्यूमन बीइंग्स एंड व्हेन एनी अदर एनिमल्स इज जनरली यूज्ड टू टेक दिस पार्ट, अगर वो इसी पार्ट को खाएगा, डेफिनेटली द पेस्ट, मोस्ट ऑफ द पेस्टिसाइड्स विल रीच इनटू देयर बॉडी। वो पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो बहुत ही टॉक्सिक इन नेचर होते हैं, जो कि ह्यूमन बीइंग्स में या किसी भी इंसेक्ट में जब जाएगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि जब व्हेन यू थ्रो अ पेस्टिसाइड ऑन द प्लांट टू किल सेवरल टाइप्स ऑफ pests, but sometimes these pesticides are generally stick with the plant products and they reaches into the soil, and after that when any human beings or when any animals when eat that plant, they also get affected by the toxic substance of pesticides, और उनको फिर जो खाएंगे उनमें भी ये प्रॉब्लम चलता चला जाएगा। सपोज यहाँ पे किसी ऑर्गेनिज्म ने, जो हम बायोमैग्निफिकेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, सो इस टाइम पे बायो एक्यूमुलेशन का मतलब होता है चाहे वो केमिकल्स हो गए, केमिकल्स के अलावा उनमें बहुत सारे पेस्टिसाइड्स हो गए, तो वो जब किसी भी ह्यूमन बींग्स या किसी भी एनिमल्स के अंदर जाएगा, उनको फिर कोई और खाएंगे, तो ये जो लेवल है ट्रॉफिक लेवल वो हमेशा बढ़ता चला जाएगा। इसी को हम बायो एक्यूमुलेशन के नाम से जानते हैं। ओके, सो दिस इज आल्सो अवर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ नेक्स्ट आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज बायोमैग्निफिकेशन। ओके, so what is the meaning of biomagnification? Bio means life, magnification means it is also called biomagnification, is a very important topic in which
the concentration of toxic substance such as pesticides, because this word is also related with bioaccumulation, but it is a different in nature. Why? In which type it is different? So first, biomagnification is any concentration of toxic substance such as pesticides in the tissue. pesticide in the tissue मतलब tissue कौन? tissue मतलब organism के, whether it is ह्यूमन बींग्स वेदर इट इज एनिमल्स के टिश्यू में ये पेस्टिसाइड जब पहुंचेंगे ऑफ टॉलरेंट ऑर्गेनिज्म एट सक्सेसिव हायर लेवल्स इन अ फूड चेन, ये धीरे धीरे उनके हायर लेवल्स ऑफ फूड चेन में जैसे जैसे इंक्रीज होते जाएगा, डेफिनेटली दे बिहेव एज बायोमैग्निफिकेशन. अगेन आई एम टेलिंग यू, सपोज दिस इज अ प्लांट, ठीक है, ये प्लांट्स है, प्लांट्स को खाने वाले कोई ग्रासहोपर्स हैं, ठीक है, प्लांट्स को खाने वाले ग्रासहोपर्स हैं, इनका पेस्टिसाइड, सपोज grasshopper eats 3 droplets of pesticide, सपोज इसने 3 droplets खा लिया, इसके अंदर जब ये गया तो बायो एक्यूमुलेट हुआ, मतलब पेस्टिसाइड इसके अंदर ज्यादा स्टोर हुए, एक्यूमुलेशन हुआ, पेस्टिसाइड्स पूरी तरीके से और टॉक्सिक होते चले गए. इनको खाने वाले कोई और इंसेक्ट्स आएंगे, ठीक है, और भी बड़े इंसेक्ट्स, या फिर फ्रॉग आएगा, ठीक है. सो इंसेक्ट खाने वाले आएंगे या फ्रॉग आएंगे, तो इनका जो पॉइजन था वो इसमें गया और इनका पॉइजन डबल होकर इसमें चला गया. सो दैट इज कॉल्ड द बायोमैग्निफिकेशन, बट इट रीचेस इनटू द हायर लेवल. ये बहुत ही हायर लेवल पे जाता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड सक्सेसिवली हायर लेवल्स इन द फूड चेन. हमारे फूड चेन में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म तीसरे को खाते हैं, तो इनके जो हार्मफुल सब्सटेंस है वो ट्रांसफर होकर वो हायर ट्रॉफिक लेवल में जाता है, व्हिच कैन आल्सो कॉजेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज, ठीक है, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है और वो ह्यूमंस के टिश्यूज में और सेल्स में ज्यादा इफेक्ट करता है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट बायोमैग्निफिकेशन. Now, the last two topic of that chapter is managing garbage. Okay, we know that what is the meaning of garbage and how to manage them. Okay, so depending upon the nature of garbage, it is divided into two parts. Okay, garbage is divided into two parts. The first part is our garbage is biodegradable and second is non-biodegradable. Okay, garbage is non-biodegradable. Okay, so you have to understand that by short form. So managing of garbages, we know that there is a different types of garbages in our environment and these garbages are differentiated into different form. Like first one is biodegradable waste, कुछ ऐसे waste होंगे जो डिकम्पोज हो जाएंगे totally in the soil, कुछ ऐसे waste होंगे जो हमारे जनरली डिकम्पोज नहीं होगी. एग्जांपल की बात करते हैं, प्लास्टिक, मेटल, सो मेनी थिंग्स वी हैव, ठीक है, हमारे पास बहुत सारे हैं. तो बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज आर जनरली यूज, इनको बहुत सारे जगह पे यूज किया जाता है, बट जनरली मोस्ट ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज आर यूज्ड दिस टाइप्स ऑफ गार्बेजेस टू फिल इन अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट. इनको क्या करती है, या तो इनको लैंडफिल्स में या फिर इनको कंपोस्टिंग बनाती है, ठीक है, कंपोस्ट बनाती है, या मैन्युअर खाद वगैरह जो बनता है, या फिर उसको लैंडफिल्स में, ठीक है. ये सारी चीजें ऐसे स्टेप्स होते हैं जिसमें हम गार्बेजेस को कंट्रोल कर सकते हैं. सपोज इफ देयर इज अ लॉट्स ऑफ गार्बेज एंड इट क्रिएट्स प्रॉब्लम, सो मोस्ट ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज कलेक्ट दैट गार्बेज एंड दे go in a different place and they dump all the garbages in the landfills, ठीक है. वो पूरे के पूरे गार्बेज को लैंडफिल्स में जाके डंप कर देते हैं, फेंक देते हैं, फेंकने के बाद ऊपर से उसको ढक देते हैं. तो जो भी बायोडिग्रेडेबल होंगे, जो भी डिकम्पोज होने वाले होंगे, वो इस लैंडफिल के अंदर डिकम्पोज हो जाएंगे. इट मींस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डू नॉट कॉजेस एनी पॉल्यूशन, बट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कॉजेस लॉट्स ऑफ पॉल्यूशन. तो जितने भी बायोडिग्रेडेबल होंगे वो लैंडफिल्स में क्या होंगे, डंप होने के बाद मोस्टली डिकम्पोज हो जाएंगे. लेकिन ये डिकम्पोज नहीं होता है, लेकिन फिर भी इट इज इन द प्लेस ऑफ लैंडफिल्स, एक लैंडफिल्स के अंदर रहता है. इस कारण से इट ऑल्सो डज नॉट क्रिएट लॉट्स ऑफ पॉल्यूशन, ये भी बहुत सारा पॉल्यूशन नहीं फैला पाता है, ठीक है. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गार्बेज के लैंडफिल्स. बहुत सारे कंपोस्ट बनाते हैं एंड कंपोस्ट के अलावा बायो फर्टिलाइजर्स बन सकते हैं, ठीक है, जैसे काउ डग हो गया, बहुत सारे ऐसे डग्स होते हैं, उनको भी हम यूज करके जनरली कंपोस्ट या फिर फर्टिलाइजर्स का यूज कर सकते हैं, मैन्युअर का यूज कर सकते हैं, जो हम
जनरली अपने एग्रीकल्चर फील्ड में यूज में ला सकते हैं। ऐसे करने से हमारे जो गार्बेजेस है वो मैनेजिंग भी हो जाएंगे, बिकॉज देयर इज अ सेवरल टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ रिसाइकलिंग, क्योंकि हमने रिसाइकलिंग के बारे में पढ़ा हुआ ऑलरेडी। सो बिफोर थ्रोइंग द गार्बेज इन अवर एनवायरनमेंट, फर्स्टली वी हैव टू रिसाइकिल देम फर्स्ट, ठीक है, उनको सबसे पहले रिसाइकिल करें। रिसाइकिल करने के बाद उनको एनवायरनमेंट में फेंके ताकि वो किसी प्रकार का पॉल्यूशन ज्यादा ना फैला। सपोज अगर बायोडिग्रेडेबल है, इट इज इजीली डिकम्पोज फॉर 4 to 5 or 10 days। अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ज्यादा हार्ड है, तो ये तो कई मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इनको डिकम्पोज होने में। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। आप अगर चाहो तो मैनेजिंग ऑफ गार्बेज में लैंडफिल्स, कंपोस्ट मैन्योर या फिर डंपिंग या फिर उसको रिसाइकलिंग के प्रोसेस से मैनेज कर सकते हो। व्हाट इज ऑल द प्रोसेस, ऑलरेडी आई हैव explained you। the most important role done by the managing garbage is municipalities corporation, ठीक है, municipalities के जो भी लोग होते हैं वो इस चीज को ज्यादा अच्छे से करते हैं। ओके, नाउ लास्ट पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ अवर बायोडिग्रेडेबल में। इसके बाद हम जब आते हैं डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। इन 9th क्लास वी हैव स्टडीड ग्रीन हाउस गैस, वी हैव स्टडीड increasing temperature in our environment causes global warming, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग। आफ्टर दैट डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज ऑल्सो important for the human beings। why? because most of the time human beings should be aware about the ozone depletion। why? because ozone layer is a very important। why? it is creating a balance to avoid special type of stopping of radiation from the sun, and that causes the savers of our human beings। ये हमारे लिए savers का काम करते हैं। Why? Suppose this is the earth, ठीक है, ये हमारा अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर है, ठीक है, और इस एटमॉस्फेयर के ऊपर जनरली क्या हमारा ओजोन लेयर, ठीक है, यहाँ पे हमारा O3, ठीक है, यहाँ पे ओजोन है हमारा। ओजोन इज अ जनरली, और हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा सन है। when the suns की जो रेज होती है, when the ultraviolet rays are just emitting, that time it create destructions to the environment of ozone layer and also the atmosphere layer and it reaches into the earth। जब इसकी अल्ट्रावायलेट रेज आती है तो अल्ट्रावायलेट जब रेज आती है तो ये क्या करती है, यहाँ से डिस्ट्रक्ट करती है, इसका मतलब होल करती है, ठीक है, होल करने के साथ साथ ये इनको होल करके पेनिट्रेट करके इट रीचेस इनटू द अर्थ एंड दैट कॉजेस द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। हमारी जो ये ओजोन लेयर थी वो डिप्लीट हो गई, डिप्लीट मतलब फट गई, जिस कारण से जो हाईली इंटेंसिटिव अल्ट्रावायलेट रेज आर टोटली डिस्ट्रक्टेड द एटमॉस्फेयर एंड ओजोन लेयर एंड इट रीचेस इनटू द अर्थ and it causes lots of disease in the human beings and in the animals also, and it also causes the death of certain types of small insects and organisms also। so ये जब अल्ट्रावायलेट रेज जो सूर्य से निकल रही है, जब ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करेगी तो डिप्लीट करने के बाद एक होल करते हुए अपने अर्थ में एंटर करेगी, और जब अर्थ में एंटर करेगी तो हमारा जो अर्थ है वो भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करेगा। दैट इज कॉल्ड द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। Okay, so mostly it is also done by the UV rays, okay, and we know that ultraviolet rays। so most important point, earth is gets affected by the ultraviolet rays which are generally emitting from the sun। that time it causes highly destructive to the earth and also the ozone, that is called the depletion of ozone layer। okay, so this is all about your 10th class of our environment। so you have to give me the answer of ozone layer depletion, how the ozone layers are generally depleted, and you have to give me the most important, the diagram how the ozone layers are generally depleted by the actions of ultraviolet rays। okay, after the completion of class you have to submit your copy। okay, thank you students।